नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों बात करेंगे C-टेट हिंदी पेडागॉजी की बात करेंगे। पेडागॉजी का प्रैक्टिस सेट रहेगा जिसमें हम 30 क्वेश्चंस करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। C-टेट में आए हुए प्रश्न भी करेंगे और संभावित प्रश्न करेंगे। दोस्तों पेडागॉजी बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि ग्रामर पोर्शन उसी में से आता है प्राइमरी लेवल में जो आपका दिया रहता है। तो पेडागॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट हो जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए। तो पहला प्रैक्टिस सेट बाय जायसवाल कोचिंग सेंटर जिसमें हम 30 लाजवाब क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। एक बाल जरूरत से ज़्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है। एक बालक यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एक बालक जो है ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है। वह हीन भावना ग्रंथ से पीड़ित है और आत्मविश्वास खो बैठा है। एक शिक्षक के नाते आप उसका उपचार करेंगे। किस प्रकार से करेंगे? सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से, दंड देकर, परिवार को सूचना देकर या मित्रों के साथ घूमने की प्रेरणा को देकर। सभी कमेंट कीजिएगा प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारे बहनें, गृहिणी जिनका सपना है C-टेट एग्जाम को फतेह करना। आपका प्रत्येक फीडबैक कमेंट सर्वोपरि है। तो एक बालक ज़रूरत से ज़्यादा अगर अपने आप को असमर्थ समझ रहा हो, हीन भावना ग्रंथ से पीड़ित है, आत्मविश्वास बच्चा बालक खो बैठा है, तो एक शिक्षक, अध्यापक, अध्यापिका के नाते आपका उपचार क्या होगा? आपका उपचार होगा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नो डाउट सभी लोग समझ चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आपके दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, या कहानी द्वारा पूछ लिया जा सकता है कि कोई बालिका या विद्यार्थी का नाम दे दिया जाएगा कि विद्यार्थी को जो है अध्यापिका पढ़ा रही हैं और अध्यापिका पढ़ाने के साथ साथ ये भी बता रही हैं वस्तुनिष्ठ के माध्यम से उसको उस प्रश्न का उत्तर दे रही हैं या उत्तर पूछ रही हैं। तो यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न करना अध्यापिका का कौन सा प्रश्न होगा? आलोचनात्मक होगा, विश्लेषणात्मक होगा, मिलान होगा, व्याख्यात्मक होगा? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम क्या बोल सकते हैं? मिलान वाला प्रश्न हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकता है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जानना जरूरी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारा कैसा होगा। अगर आप ये जान जाएंगे तो किसी भी कहानी कथन के द्वारा पूछा जाएगा, आपसे अवश्य बनेगा। अगला प्रश्न है मौन पाठन का लाभ क्या होता है? यानी चुपचाप जो बच्चे पढ़ते हैं उसका लाभ, प्रॉफिट क्या होता है? उच्चारण अभ्यास से तो अवसर मिलता है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है, एकाग्रचित होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना। दोस्तों मौन पाठन का सबसे उचित लाभ यहाँ पे देखा जा रहा है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। मौन पाठन का सबसे बड़ा लाभ क्या है कि स्वाध्याय यानी स्वयं के अध्ययन करने की प्रवृत्ति जो विकसित हो जाती है बच्चे में, बालक बालिका में, इसलिए ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो नो डाउट सभी लोग समझ चुके हैं। आइए बात करते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न यह है कि एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। देखिए एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता क्या होती है? वैधता, वस्तुनिष्ठता, आत्मनिष्ठता या व्यापकता। 4 ऑप्शंस है। तो एक अच्छे मूल्यांकन की 3 विशेषताएं होगी, मतलब उसमें वैधता होगी, वस्तुनिष्ठता होगी, व्यापकता होगा। लेकिन एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता ये नहीं हो सकती कि उसमें आत्मनिष्ठता होगी। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता क्या नहीं है? आत्मनिष्ठता जो है एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता आपकी नहीं कहलाएगी। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न कि रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए रचना शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? साहित्य सृजन की प्रेरणा देना, क्रमबद्धता बनाना, सुसंबद्धता बनाना, लेकिन व्याकरण सम्मत कार्य करना, यह रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोई भी डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन कर रहे हैं दोस्तों, स्वागत कर रहे हैं। आपका प्रत्येक कमेंट, फीडबैक आपके एक C-टेट एग्ज़ाम के सीढ़ी को क्रैक करने के सीढ़ी को अग्रसर करता जाएगा। आप सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, इसलिए कमेंट करते रहिएगा। दोस्तों वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए?
वर्तनी यानी शुद्ध वर्तनी, वर्तनी मतलब बोलचाल। तो वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर। आप भली भांति जानते हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आप विधिवत पढ़ाते हैं, तो विधिवत शिक्षा का ज्ञान वर्तनी के रूप में किस स्तर पर होना चाहिए? दोस्तों, अगर बच्चा शुरुआत से ही वर्तनी शुद्ध नहीं बोलेगा तो चाहे वह उच्च स्तर पे जाए चाहे माध्यमिक में जाए, वो बच्चा गलती ही करता जाएगा। अर्थात वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए, कक्षा 1 से लेके 5 तक पर होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, भाषिक सामग्री क्या होती है? मूल विषय वस्तु होता है, प्रत्यय होते हैं, शब्दावली होती है, या मूल विषय वस्तु एवं प्रत्यय दोनों होते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं, जो भाषिक सामग्री होती है वह शब्दावली कहलाती है। भाषिक सामग्री को क्या बोला जाता है? शब्दावली बोला जाता है। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। बात करेंगे बेहतरीन प्रश्न, अगला प्रश्न है दोस्तों, बुलेटिन बोर्ड क्या है? आपने पढ़ा होगा, ये C-टेट में आया हुआ प्रश्न है। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, शब्द दृश्य शब्द साधन, इनसे एक प्रश्न रखा हुआ है, अभी देख लीजिए। जी हाँ, कुछ ऐसे टॉपिक है जो इस टॉपिक से प्रश्न आता ही आता है। तो बुलेटिन बोर्ड हमारा क्या कहला जाता है? बुलेटिन बोर्ड केवल हमें देख सकते हैं, अर्थात ये दृश्य सामग्री पर आ जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला है, अधिक विश्वसनीय परीक्षण कौन सा होता है? शिक्षक निर्मित परीक्षण, मौखिक परीक्षण, आत्मनिष्ठ परीक्षण या प्रमापीकृत परीक्षण की बात कर रहे हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं, अधिक विश्वसनीय परीक्षण जो हमारा कहला जाता है वह प्रमापीकृत परीक्षण कहला जाता है, क्योंकि उसमें प्रमापीकृत परीक्षण होता है, इसलिए अधिक विश्वसनीय होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोई डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, CC में व्यापकता का आशय क्या है? नहीं है। CC इसमें व्यापकता का आशय कौन सा नहीं होगा? विषयों की व्यापकता, उपकरणों की व्यापकता, दायरों की व्यापकता या प्रश्नों की व्यापकता। तो CCE में जो व्यापकता का आशय होता है, ये जानना पहले हमें ज़रूरी होता है। तो CCE में व्यापकता का आशय होता है विषयों की व्यापकता, उपकरणों की और दायरों की, लेकिन प्रश्नों की व्यापकता ये CCE की व्यापकता का आशय नहीं होता है। इसलिए कहा क्वेश्चंस जो है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है? तो कविता शिक्षण की जो प्रश्नोत्तर प्रणाली है उसको व्याख्यान प्रणाली के नाम से जाना जाता है, खंडान्वय, शब्दार्थ कथन प्रणाली या व्यास प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं, कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को जो है आपकी खंडान्वय प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नो डाउट सभी लोग समझ गए हैं कि बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, भाषा की दृश्य रचना के कितने रूप होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं, भाषा के दृश्य रचना के रूप हमारे 2 होते हैं। कितने होते हैं साथियों? 2 होते हैं। और आप बोलेंगे कौन कौन से होते हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो सभी लोग बताइए। भाषा के दृश्य रचना के कितने रूप होते हैं? भाषा के दृश्य रचना के 2 रूप होते हैं, ये नोट कर लीजिए। लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज़ किए चुपचाप पढ़ना कौन सा कहलाता है? देखिए, कोई भी लिखित सामग्री हो और मन ही मन अगर बिना आवाज़ किए चुपचाप पढ़ रहे हैं, उसी को ही कौन कहा जाता है? मौन वाचन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के प्रकार हैं 2, 3, 4 या 5। देखिए, पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के प्रकारों के बारे में जानें। इनमें दोस्तों, पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के प्रकार हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, कविता शिक्षण की किस प्रणाली के अंतर्गत कविता को समझाने के लिए
वैसी ही या उसकी विरोधी दूसरी कविता को प्रस्तुत करके उसका तुलनात्मक अध्ययन कराया जाता है। तो कविता शिक्षण की जिस प्रणाली के अंतर्गत कविता को समझाने के लिए वैसी ही या उसी की विरोधी दूसरी कविता को प्रस्तुत करके उसका तुलनात्मक अध्ययन कराया जाता है, वह कहलाती है तुलना प्रणाली। तुलनात्मक अध्ययन मतलब तुलना प्रणाली की बात करेंगे, यानी डी ऑप्शन की बात करें। इसके बाद अगला प्रश्न है, खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय है। तो खेल विधि का जो प्रचलित करने का श्रेय रायबर्न को है, हेनरी कॉल्बर्ट को, मॉरिसन को है, या थॉमसन एमरस की बात करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं खेल विधि को प्रचलित करने का जो श्रेय जाता है वह आपके हेनरी कॉल्बर्ट को जाता है। जहाँ दोस्तों खेल प्रणाली के जन्मदाता तो फ्रॉबेल माने जाते हैं, परंतु आधुनिक युग में हेनरी कॉल्बर्ट कुक संभवतः पहला व्यक्ति था जिसने बालक को शिक्षा देने के लिए इस प्रणाली का प्रबल समर्थन करने के साथ इसका प्रचलन किया। तो हेनरी कॉल्बर्ट कुक की बात करेंगे। अगर प्रश्न आता है कि खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन है तो आपको फिर फ्रॉबेल करना है। दोनों चीज़ें आपने जान लिया, समझ लिया। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप में सुगम प्रणाली भी कहा जाता है या सुगम प्रणाली कहा जाता है? तो व्याकरण शिक्षण की जिस प्रणाली को विकृत रूप से सुगम प्रणाली भी कहते हैं वह पाठ्य पुस्तक प्रणाली की बात होती है। सी ऑप्शन की बात होती है। कोई भी डाउट रह चुका हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा के निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता छात्र के भाषागत दोषों को खोजता है जो अपने स्कूल के विषय में समान प्रगति नहीं कर पाते। उपयुक्त परिभाषा किसके अनुसार है? दोस्तों भाषा के निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता छात्र के भाषागत दोषों को खोजता है जो अपने स्कूल के विषय में समान प्रगति नहीं कर पाता है। ये परिभाषा आपके सानेल के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई साथियों? सानेल इज द राइट आंसर। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि लिखाई का कार्य पढ़ाई के कार्य से पूर्व होना चाहिए क्योंकि लिखाई पढ़ाई की अपेक्षा सरल है, लेकिन शिक्षण के संदर्भ में यह मत व्यक्त किया है। किसने किया है? दोस्तों लिखाई का कार्य पढ़ाई के कार्य से पहले होना चाहिए, यानी बच्चा पहले लिखना शुरू करना चाहिए, क्योंकि जो लिखाई है वह पढ़ाई की अपेक्षा सरल होती है। पढ़ाई की अपेक्षा लिखाई सरल होती है, इसलिए लिखना बच्चे को जो है पहले कार्य करना चाहिए, सरल कार्य करना चाहिए। तो लेखन का शिक्षण का जो ये संदर्भ है, ये जो मत है, ये जो कथन है, ये स्टेटमेंट है, किसके द्वारा दिया गया है, ये किसका है? तो ये श्रीमती मॉन्टेसरी का है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों किसी बड़ी वस्तु के छोटे नमूने को क्या कहते हैं? प्रतिमूर्ति, चित्र, वास्तविक पदार्थ या ग्रामोफोन कहा जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं किसी भी बड़ी वस्तु को छोटे नमूने को ही प्रतिमूर्ति कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद साथियों आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इंतजार कर रहा है और प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य नहीं हो सकता। देखिए उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य क्या क्या होना चाहिए ये जानना बहुत जरूरी है। तो उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए छात्रों को स्वयं मनोरंजन की ओर उन्मुख करना, छात्रों के दूरगत से मौन वाचन का अभ्यास करना, इसके साथ साथ भाषा एवं शैली के प्रचलित रूपों से परिचित कराना, लेकिन अभिनय से या अभिनय में निपुणता प्रदान करना यह आपके उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता। तो उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं होता? अभिनय में निपुणता प्रदान करना। अब बाकी उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को स्वयं मनोरंजन की ओर उन्मुख करना, छात्रों को दूरगत से मौन वाचन का अभ्यास कराना, भाषा एवं शैली के प्रचलित रूपों से परिचित कराना, ये तीनों उपन्यास शिक्षण के उद्देश्य होंगे, लेकिन अभिनय में निपुणता प्रदान करना यह उद्देश्य नहीं होगा। तो आई होप सभी लोग समझ चुके हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों निम्नलिखित में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है। देखिए जो प्रवचन विधि है ये भी रचना शिक्षण की विधि है, निर्देशन विधि ये भी रचना शिक्षण की विधि है, प्रश्नोत्तर विधि ये भी। तो ये तीनों जो हमारी रचना शिक्षण की विधियाँ हैं, लेकिन जो भाषा संसर्ग विधि होती है ये रचना शिक्षण की विधि नहीं कहलाएगी।
इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो रचना शिक्षण की जो प्रणालियां हैं, जो विधियां हैं, कौन कौन सी होती है रचना शिक्षण की? खेल प्रणाली हो गई, उद्बोधन प्रणाली, प्रवचन प्रणाली, प्रबोधन प्रणाली, प्रश्नोत्तर प्रणाली, चित्त वर्णन प्रणाली हो गया, ठीक है। इसके साथ 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 अनुकरण प्रणाली, तर्क प्रणाली, ये जो प्रणालियाँ हैं, ठीक है, ये जो रचना शिक्षण की प्रणालियाँ और विधियाँ हैं। तो अदर भी अगर ऑप्शंस आए तब भी आपको घबराना नहीं है। अगला है, किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान हैं? फ्रॉवेल, मोंटेसी, मॉरिसन या बेलार्ड के अनुसार? तो किसके अनुसार है? देखिए, फ्रॉवेल शिक्षा शास्त्री के अकॉर्डिंग स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान। जो स्कूल अर्थात बाग से सभी है, क्योंकि बाग है किसके है? पौधे के कारण है। और पौधे कौन तैयार करता है? माली तैयार करता है। अर्थात स्कूल है तो बच्चे हैं, और बच्चे को कौन पढ़ाते हैं? अध्यापक पढ़ाते हैं। तो तीनों को कॉम्बिनेशन है, और ये किस शिक्षा शास्त्री का मानना है? फ्रॉवेल का मानना है। अगला प्रश्न, उद्बोधन विधि का उपभेद क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है। देखिए, दृश्य विधान, अभिनय और कहानी, ये तीनों जो है उद्बोधन विधि के उपभेद हो जाएंगे, लेकिन जो अनुवाद होता है यह उद्बोधन विधि का जो है नहीं कहलाता। उद्बोधन विधि का उपभेद जो है आपका अनुवाद नहीं होता है, बाकी होंगे। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती? देखिए, व्याकरण की जो शिक्षा स्वतंत्र रूप से आगमन विधि में, निगमन विधि, दोनों में दी जाती है, क्योंकि आगमन निगमन दोनों विधियां व्याकरण की सबसे बेस्ट विधि मानी जाती। अगर पूछा जाए व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी, तो वही आगमन निगमन विधि होती है। पाठ्यपुस्तक विधि भी यह व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से विधि है, लेकिन जो भाषा संसर्ग विधि होती है यह व्याकरण शिक्षा में स्वतंत्र रूप से विधि आपकी नहीं दी जाती। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, B.S. ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया है? हार्वर्ड उपागम, मूल्यांकन उपागम, RCEM उपागम या मॉरिसन उपागम की बात करें? देखिए दोस्तों, B.S. ब्लूम ने शिक्षा में जो नवीन आयाम दिया है वह हमारा कहलाता है मूल्यांकन उपागम। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है। देखिए, जो विश्लेषणात्मक विधि होती है इसमें क्या क्या प्रयोग होता है? तो इसमें शब्द से वर्ण, विश्लेषण विधि में क्या उपयोग होता है? शब्द से वर्ण का उपयोग होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। यह कथन कौन सी विधि संदर्भ में कहा गया है, यह आपको बताना है। तो इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है, वह विधि हमारी परोक्ष विधि कहलाती है। कौन सी हो जाएगी? परोक्ष विधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है, सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या हो सकता है? तो सस्वर वाचन का अभ्यास कराना है, सबसे उपयुक्त साधन होता है वह आदर्श वाचन होता है। और इस प्रैक्टिस सेट का 30वां प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है कि जिस प्रकार चित्रकार के लिए तालिका और फलक वांछनीय है, ठीक उसी प्रकार या अथवा उससे भी कुछ अधिक अध्यापक के लिए श्यामपर तथा खड़िया के टुकड़े का महत्व। खड़िया के टुकड़ा मतलब चौक, ये दोनों वस्तुएं सफल अध्यापक की सतत संगनी हैं। किसके अकॉर्डिंग यह है आपका, या किसका कथन हो जाता है? तो ये हमारे जो पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी हैं इनका यह कथन हो जाता है। तो आई होप हिंदी पेडागोजी के 30 प्रश्नों को आपने अच्छे तरीके से जांचा, समझा। एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली आपकी ये 4 PM में क्लास आपकी हिंदी पेडागोजी की होती है, 7 PM की क्लास आपकी EVS पर्यावरण की होती है, और 11:30 में आपकी जो क्लास होती है वह CDP बाल विकास की क्लास होती है। सारी क्लासेस ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए और तैयारी पक्की कीजिए। मैं मिलता हूँ आपके 7 PM पे इवनिंग क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।